जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो विश्व गुरु भी हैं और जिनका पूरे विश्व में डंका बोलता है, उन्होंने एक-एक करके सारे देशों को, एक-एक कर बड़े से बड़े देशों को, विकसित राष्ट्रों को कैसे झटका दिया है और कैसे अपना डंका बुलाया है, ये मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ। शुरुआत हम करते हैं अपने पूर्वोत्तर के राज्य बांग्लादेश से, पूर्वोत्तर के देश बांग्लादेश से, जिस बांग्लादेश को बनवाने में और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी का बहुत बड़ा हाथ था और न केवल उनकी कूटनीति थी, बल्कि उनके नेतृत्व की क्षमता थी कि उन्होंने अमेरिका को धता बताते हुए रूस से समझौता करके पाकिस्तान जो इतराता था कि उसने भारतवर्ष को 2 तरफ से घेर रखा था, उसको तोड़ के रख दिया था। और हमारी मित्र सरकार वहां बांग्लादेश के अंदर बनी थी और शेख मुजीबुर रहमान उसके प्रधानमंत्री बने थे। सन 71 की बात है। उसके बाद भी शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, और उनके प्रतिद्वंदियों ने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। केवल शेख हसीना इसलिए बच गई थी कि वो विदेश में थी और बाद में आके वो देश की प्रधानमंत्री बनी, लंबे समय तक बनी रही और वही इंदिरा जी वाली चीजों का एहसान मानते हुए देश के साथ वो भारतवर्ष के साथ मित्रता निभाती रही। लेकिन उस मित्रता का फायदा देश को पिछले 11 साल में कम हुआ और राष्ट्रीय सेठ को ज्यादा हो गया, जब झारखंड के अंदर गोड्डा के अंदर एक पावर प्रोजेक्ट बना जिसमें पॉल्यूशन देश के अंदर हुआ, जंगल देश के अंदर कटे, रिसोर्सेज देश के यूज हुए और बिजली बांग्लादेश को मिली, ऊंचे दामों पे मिली, जिससे बांग्लादेश के अंदर एक कारण यह भी था कि विद्रोह हुआ और शेख हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़कर। विश्व में कोई उन्हें शरण देने को तैयार नहीं हुआ तो भारतवर्ष ने उनको शरण दी। और क्योंकि शेख हसीना को हमने शरण दी थी, जिसको वहां के कोर्ट्स ने दोषी सिद्ध किया था, लेकिन हमने अपनी शेख हसीना के वो एहसान जो राष्ट्रीय सेठ पे किए थे, उसका एहसान मानते हुए हमने बांग्लादेश को अपना शत्रु बना लिया। तो इस प्रकार से एक बने बनाए मित्र को शत्रु बनाकर हमने अपना डंका बांग्लादेश में बजवा दिया। इसके बाद करते हैं चीन की। भाई, ये बिल्कुल पक्की बात है कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारतवर्ष उन्नति करे, भारतवर्ष एक मजबूत राष्ट्र बने, क्योंकि ये दोनों देश इस पर्टिकुलर रीजन में ऐसे हैं जो बड़े हैं, जिनके पास सैनिक क्षमता है, जिनके पास जनसंख्या है और सब कुछ है। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारतवर्ष मजबूत बने। और आप जानते हैं कि सन 62 में भी चीन ने हमको धोखा दिया था और गलवान घाटी की जो घटना हुई थी, जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई थी, चीन ने फिर हमारे को धोखा दिया था। कई बार उसने घुसने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद गलवान की घटना घटी और हमारी शहादत जवानों की हुई। जब शहीदों की चिताएं जली तो उसके बाद भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि चीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भारतवर्ष के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। देश ने इसको स्वीकार किया, इसकी प्रशंसा की, क्योंकि हमारे देश के जिन वीर जवानों की शहादत ऑब्वियसली एक बदला लेने का एक कारण था, जिसका सबने स्वागत किया। लेकिन पिछले 11 साल के अंदर चीन के अंदर से आयात हमारा डबल हो गया और देश का निर्यात चीन को 11%, 15% केवल बढ़ा। और हम देश की जनता को ये बताया जाता रहा कि आप चीन की चीनी झालर को मत खरीदिए, बाकी सामान मत खरीदिए। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने चीन से सस्ते दामों पे माल मंगाकर ट्रेडिंग करके उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के हम लोगों को लूटा। लेकिन चीन के अंदर हमारा डंका बजा अभी 5-6 दिन पहले। चीन का एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिसने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं से बात की, और उसके बाद क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या हुआ, ये देश को पता नहीं चला। लेकिन जो गलवान घाटी के बाद देश ने यह निर्णय लिया था कि हम चीनी कंपनियों को अपने यहां कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, उसको पार्टिसिपेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए। तो इस प्रकार से हमने चीन को, जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया था और अपने अस्त्र शस्त्र पाकिस्तान को देख के हमसे बदला लिया था, हमने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के दरवाजे खोल दिए। ऐसे हमने चीन को झटका दिया।
इसके बाद एक अफ़गानिस्तान जो हमेशा पुराना हमारा मित्र रहा था, लेकिन बाद में जब ये शाह ईरान का शासन गया और वहाँ तालिबान आ गया और तालिबान ने जिस प्रकार से महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं पे अत्याचार किया, दूसरे धर्मों की मूर्तियों को तोड़ा, उसके बाद आज के तारीख में अगर पूरे नॉर्दर्न फ्रंट में हमारा कोई मित्र है तो हमने डंका बजाते हुए तालिबान को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लिया और अभी सुना है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, अफ़गानिस्तान के बीच में गोलाबारी चल रही है और लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान हमेशा से हमारा शत्रु रहा है और हमने बांग्लादेश को, नेपाल वो देश जो हमेशा हमारा मित्र रहा है, वहां हमने डंका बजवा दिया और आज नेपाल हमें आंखें दिखाता है और हमारे देश के भूभाग को अपना भाग बताता है। भूटान हमारे साथ नहीं, नेपाल हमारे साथ नहीं, बांग्लादेश हमारे साथ नहीं, चीन हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान हमारे साथ नहीं, केवल तालिबान हमारे साथ है और इस तरह से अपने पड़ोसियों पे हमने अपना डंका बजवा दिया। इसके बाद हमारा विश्व में जो सबसे अच्छा मित्र था वो रूस था। हमेशा उसने हमारा साथ दिया था। जब 1971 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, उस समय भी रूस ने हमारा साथ दिया था और रूस की वजह से ही पाकिस्तान का साथ, अमेरिका का सातवां बेड़ा भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी में आने से रुक गया था। लेकिन अब हमने अपना डंका बजाते हुए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। उस रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया जिसने हमेशा हमारा साथ दिया और जो हमें 30% कच्चे तेल को कम मूल्य पे दे रहा था, जो हमारे पास थे, जहां तेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम थी, केवल इसलिए हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया कि अमेरिका ये चाहता है कि हम रूस से तेल न खरीदें और हमारे देश को 30% का तेल की कम कीमत पे जो मिल रहा था उसका नुकसान हो गया और रूस में भी हमारा डंका बोल गया और रूस भी अब हमें अपना मित्र मानने से संकोच करता है। ईरान हमारा बहुत बड़ा दोस्त था। ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट पे हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि एक ऐसा ये पोर्ट बन रहा है जिसके अंदर भारत के यातायात को सुविधा मिलेगी और हम अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। लेकिन फिर अंकल ट्रम्प के कहने पे हमने वो जो चाबहार पोर्ट था उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। करीब 120 मिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ और करीब 1000 करोड़ रुपए का हमने दंड भुगता क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट से वापस हो गए। इस तरह से ईरान को भी हमने अपना शत्रु बना के अपना डंका बुलवा दिया। कनाडा के अंदर जो वहां पे लोकल उनके रेजिडेंट्स की हत्या हो रही है, उसके बाद वहां की पुलिस का यह कहना है कि उसमें भारत के कुख्यात अपराधी का हाथ है और उसको भारत सरकार यूज करती है वहां पर वसूली करने पे और गैंग वॉर कराने में और इस प्रकार से कनाडा के अंदर भी हमारा डंका बोल रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बार बार 70-80 बार ये कह चुके हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ उसके अंदर उन्होंने समझौता कराया और उन्होंने उस व्यक्ति को पुरस्कृत भी कर दिया जिस व्यक्ति को वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध समझौता कराने में उसका बड़ा हाथ था। चीन भी क्लेम करता है उसने करा दिया और अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चला कि देश का मोदी जी ने अपने, क्योंकि हम तो मानते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमें केवल विश्वास उनकी बात पे है क्योंकि वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आर्मी के लोगों ने बताया क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ। कभी तो ये कहा गया आर्मी वालों द्वारा कि हमारा नुकसान इसलिए हुआ कि शुरू में कुछ हस्तक्षेप हमारे काम में हुआ और जब तक हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदल के बदला लेना शुरू किया तो ये विराम हो गया। मोदी जी के मुंह से अगर हमें सुन लेते तो हमें संतोष मिलता कि क्या हुआ। इसी प्रकार से तुर्की जो हमारा पुराना मित्र था वो भी पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया। ये परिस्थिति बन गई कि पूरे विश्व के अंदर ये हमारे मित्र गिने चुने दो, इजराइल और तालिबान, और बाकी पूरे विश्व के सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए या तटस्थ हो गए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड में हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए, जुलूस निकलने शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से धर्मांधता बढ़ रही है और हमारे 5 करोड़ हिंदू भाई बहन पूरे विश्व के अंदर देश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया उनको झेलनी पड़ रही है, उसका दबाव उसको झेलना पड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप रोज हमारे भारतीयों पे डिपोर्ट कर रहा है, जंजीर डाल के भेज रहा है और हमारे देश का अपमान कर रहा है, उस देश का अपमान कर रहा है जो इतना महान देश है जिस पर आज तक पिछले 70-75 साल में कभी किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। आज उनको बेड़ियों में डाल के भेजा जा रहा है।
हमारे देश के रुपए की ये स्थिति हो गई है कि 2014 में जो 58 रुपए का एक डॉलर था, आज वो बढ़ के 91 रुपए पे पहुंच गया है। और जिन लोगों ने इस आशा से विदेश में अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था कि एक नियत धनराशि पे वो डिग्री लेके आएंगे, उनको नौकरी मिलेगी, वो भी खर्चा 1.5 गुना बढ़ गया। और देश के अंदर ये स्थिति नौकरी रोजगार की हो गई है कि आईटी पास इंजीनियर्स को भी नौकरी नहीं मिल रही, बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वालों को नौकरी मिलने की क्या संभावना है। सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया, सब कुछ राष्ट्रीय सेठ को दे दिया गया, कुछ ही हाथों में सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई। इस प्रकार से पूरे विश्व के कोने कोने में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, चीन में, कनाडा में, रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फिनलैंड में, न्यूजीलैंड में मोदी जी का जैसा डंका बोल रहा है। इससे हम थोड़े डरे हुए हैं, हम थोड़े परेशान हैं और हम चाहते हैं हमारे देश एकजुट हो, 142 करोड़ लोग एकजुट हो, हिंदू मुसलमान भेदभाव न हो, क्रिश्चियनों पे अत्याचार न हो, पूरे विश्व में हमारी मित्रता हो और हम अपने सीना तान के भारत जैसे विशाल देश के नागरिक गर्व से ये कह सकें कि हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। लेकिन जो 11 साल हमने देखा है, हमने केवल झुकते हुए देखा है, लोगों के आदेश मानते हुए देखा है, लेकिन तब भी हम विश्वगुरु हैं और हमारा डंका पूरे विश्व में बोल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।